ओके हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। सही है। इसमें हमने पिछली क्लास में कवर किया था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट के। तो हमने देखा था कि क्वालिटी को इंक्रीज करना, सही है, मटेरियल और लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करना और उन तमाम कॉस्ट को एलिमिनेट कर देना जिनका फिनिश प्रोडक्ट पे कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही होती। सही है। इसके बाद हमने देखा था कि इन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे फुलफिल किया जाता है कि आपका जो भी प्रोक्योरमेंट या परचेजिंग डिपार्टमेंट होता है, आप उनकी परचेजिंग या प्रोक्योरमेंट को कंट्रोल कर रहे हो, मतलब सफिशिएंट क्वालिटी, सफिशिएंट क्वांटिटी और आपके पास जो है ना रिड्यूस प्राइस होने चाहिए। सही है। इसके बाद फिर देखा था कि प्रोडक्शन को आपने प्लान करना होता है। हाउ डू यू प्लान योर प्रोडक्शन? आप उसके ड्यूरेशन को प्लान कर लेते हो, उसकी स्ट्रेटजीज को प्लान कर लेते हो, उसकी टैक्टिक्स को, ऑपरेशंस को प्लान कर लेते हो। इसके अलावा लोकेशन जो हो गई वो देख लेते हो, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होगा, फैसिलिटी लेआउट क्या होगा, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करोगे, टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल करोगे, सारी चीजें प्लानिंग में आ जाती है। फिर हमने प्रोडक्शन कंट्रोल की बात की थी। मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाता है ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने एक टाइमलाइन सेट कर दी कि 300 दिन के अंदर प्रोडक्शन हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, उसको कंट्रोल करोगे कि 300 दिन के अंदर प्रोडक्शन हो जाए। तो कुछ मेथड्स हमने देखे थे, जैसे कि गैंट चार्ट देखा था, सीपीएम देखा था, पर्ट देखा था। सही है। इसके बाद आपने क्या करना था, सिर्फ प्रोडक्शन को कंट्रोल नहीं करना होता, आपने क्वालिटी को भी कंट्रोल करना होता है। जी नहीं सही, सेट है सेट है, सही है। फिर आपने क्या करना होता है, आपने क्वालिटी को भी कंट्रोल करना होता है, जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, सिग्मा 6 हो गया। फिर उसके बाद आपके पास ISO 9000 14000 जैसी चीजें हो जाती है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि बिजनेस के लिए ज्यादा जरूरी होता है कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो, यानी कि आपकी जो प्रोडक्शन है कंटिन्यूसली होती रहे, क्योंकि अगर प्रोडक्शन के बीच में गैप्स आएंगे तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा या आपकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। प्लानिंग फेज में आपको 3 फेजेस बताए थे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है आपकी, फिर आपकी टेक्निकल प्लानिंग होती है, फिर आपकी ऑपरेशनल प्लानिंग होती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में 2 चीजें डिस्कस की थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस एंड हाउ मेनी टू प्रोड्यूस। सही है। फिर उसके बाद हमने बात की थी टेक्निकल फेज की, जिसमें बताया था कि भाई इसमें आपने रिसोर्स को कैसे मेंटेन करना है और फैसिलिटी लेआउट कैसे डिजाइन करोगे। फैसिलिटी लेआउट में बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन फैसिलिटी लेआउट में आपको पढ़ाऊंगा भी। सही है। और लास्ट में शॉर्ट टर्म प्लानिंग के जो आपकी डे टू डे प्लानिंग्स है, वीक टू वीक प्लानिंग्स है, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस की बात हुई थी। मैंने आपको बताया था 3 किस्म की प्रोडक्शन होती है, मास प्रोडक्शन, मास कस्टमाइजेशन और कस्टमाइजेशन। मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि आप आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को कंटिन्यूअसली डेवलप कर रहे होते हो। सही। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स की एग्जांपल दी थी जो आपके पास बेवरेजेस होती हैं। सही है। इसके अलावा आपके पास जो ब्रेड हो गया, ओवर द काउंटर मेडिसिन हो गई, होम अप्लायंसेस हो गए, इसके अलावा जो है आपके पास कैंड प्रोडक्ट्स हो गए, पैकेट प्रोडक्ट्स हो गए। ये सारे आइडेंटिकल जो है उसके आइडेंटिकल गुड्स होते हैं और ये मास प्रोडक्शन में बन रहे होते हैं, ये स्टैंडर्डाइजेशन के तहत बनते हैं। फिर आते हैं मास कस्टमाइजेशन में। मास कस्टमाइजेशन में आपका जो प्रोसेस यूज होगा वो मास प्रोडक्शन का ही होगा, लेकिन टू सम एक्सटेंट। उसके बाद क्या होगा कि आप कस्टमाइजेशन की तरफ आ जाओगे। सही है। जैसे जो फर्नीचर वाले होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दी है अमेरिकन लेदर, ये डैलस बेस्ड फर्नीचर कंपनी है जो कि क्या करती है, एक हद तक फर्नीचर का स्केलेटन बना लेती है, फिर उस पर कौन सा कपड़ा लगेगा, कौन सा मैट्रेस लगेगा, कौन सा कलर होगा, लकड़ी का टेक्सचर क्या होगा, ये सारी चीजें क्या होती है कस्टमाइजेशन में डिसाइड हो रही होती है। कस्टमाइजेशन में एग्जांपल जो आपको दी थी वो आपको आप लोगों ने दी थी सबवे की दी थी। सही है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी प्रिंट शॉप की दी थी। इसके अलावा हार्ली डेविडसन की, हार्ली डेविडसन वो कंपनी है जो कि बिल्कुल कस्टमाइज्ड टू व्हीलर्स बनाती है। सही। फोर व्हीलर्स भी बनाती है, लेकिन ज्यादातर वो मशहूर है टू व्हीलर्स बनाने में, कि बाइक्स वगैरह वो बिल्कुल कस्टमाइज स्क्रैच से बना के देगी, मार्केट में ऐसी बाइक आपको नहीं मिल रही होगी। फिर टाइमिंग से पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था कि 2 किस्म के प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस यानी कि परपेचुअल प्रोसेस, इसमें प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली चल रही होती है। कंटिन्यूअस का मतलब है कि एक दिन चलेगी तो पूरा दिन चलेगी। सही है। अगर 2 दिन चलेगी तो पूरे 2 दिन चलेगी, अगर हफ्ता भर चले तो पूरा हफ्ता भर चल रही है। यहाँ पे प्रोडक्शन रुकती ही इसलिए है कि अगर आपने कोई मेंटेनेंस का पॉज लेना है, अगर आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है या मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो पॉज हो, तो आप उसको पॉज नहीं करोगे। फिर इंटरमीडिएट प्रोसेस ये होता है जिसमें बीच में पॉजेस आ रहे होते हैं, वहां पे पॉजेस इस चीज के भी हो सकते हैं कि आपने क्या करना है, अपनी जॉब को चेंज करना है, आपने कस्टमाइजेशन करनी है, आपने डिजाइन चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, तो बीच में आप प्रोडक्शन को रोकोगे। यहां तक बातें समझ आ रही है, कोई मसला तो नहीं है। फिर लोकेशन का मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक्सेस होना चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, इनपुट का, कि वहां पे लेबर नजदीक हो, रॉ मटेरियल नजदीक हो, कैपिटल गुड्स नजदीक हो, एंटरप्रेन्योर नजदीक हो। फिर दूसरा आपके पास जो एक्चुअल मार्केट है फिनिश गुड्स की वो नजदीक हो, कि जहां पे आप ये प्रोडक्ट सेल करोगे मार्केट के अंदर। सही है। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज दूर होगी तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ऑपरेशंस का कोई फायदा नहीं होगा। और लास्ट में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग बेस,
यानी कि वहां पे आप प्रोडक्शन करोगे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बेस है, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई होती है क्योंकि गवर्नमेंट वहां पे कुछ टैक्स में, कुछ यूनिट्स में इलेक्ट्रिसिटी के आपको कंसेशन वगैरह दे देती है। सही है, अब आते हैं लेआउट पे। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे हम फ्रेश लेक्चर स्टार्ट करेंगे। किसी का कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, कि ना पूछ के तुम लोग ये समझ रहे हो कि यार बाद में पढ़ लेंगे, तो मुझसे ही समझ के आगे बढ़ जाओ ताकि तुम लोगों का टाइम सेव हो जाएगा। सही है। लेआउट, लेआउट का मतलब होता है डिजाइन, लेआउट का मतलब होता है अरेंजमेंट, लेआउट का मतलब होता है सेटिंग। आप किसी भी चीज को अरेंज कर रहे होते हो, रीअरेंज कर रहे होते हो, सेट कर रहे होते हो, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हो, उसका मतलब है कि आप उसका लेआउट बना रहे हो। यहाँ पे गोल ये है कि आपको पता चले कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे एफिशिएंट और इफेक्टिव डिजाइन कौन सा है प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सही है। अब कह रहा है कि जैसे लेट सपोज आपकी जो प्रोडक्शन लाइन है ना, आप उसको एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन में खड़ा कर सकते हो, इंस्टेड आप उसको यू शेप में ले आओ। एक एग्जांपल दिया इसने, देखो एक है पॉइंट ए स्टार्ट का, एक है पॉइंट बी एंड का। सही है। लेट सपोज आपको कोई एक्टिविटी करनी है स्टार्ट पे और कोई एक्टिविटी करनी है एंड पे। अब यहाँ पे हुआ ये कि बीच में इमरजेंसी आ गई, आप एक पॉइंट पे खड़े हुए हो और इमरजेंसी आ गई है और आपको दूसरे पॉइंट पे जाके बटन को बंद करना है। जब तक आप बंद करने के लिए जाओगे तो बीच में बहुत सारी प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो ज्यादा बेहतर है कि आप उसको यू शेप कर लो, तो स्टार्ट और एंड एक ही पॉइंट पर आ जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन थी, आपने उसको जोड़ के यू बना दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास अब जो कवर करने का डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। इट मेक सेंस, राइट? सही। तो अक्सर तुम देखोगे ना प्रोडक्शन जो असेंबली प्रोसेस होता है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, उसमें क्या हो रहा होता है कि आपके पास यू शेप डिजाइन मिलेगा आपको। सही है। फिर आपके पास कुछ फैसिलिटी लेआउट्स बताए हैं, जैसे कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोसेस और फिक्स पोजीशन। प्रोडक्ट, प्रोसेस और फिक्स पोजीशन। प्रोडक्ट के लिए एक और नाम लिखा है असेंबली। असेंबली लाइन कह लो या प्रोडक्ट कह लो, एक ही बात है। मैं जब तीनों का मतलब समझाऊंगा तो समझ आ जाएगा। सबसे पहले प्रोसेस की बात कर लें। यहाँ पे प्रोडक्शन होती है प्रोसेस वाइज, यहाँ पे प्रोडक्शन होती है प्रोसेस वाइज। देखो तुम लोगों ने बहुत सारी बड़ी बेकरीज देखी होंगी, कोई नाम लो, कोई बड़ी बेकरी। कबाबचीज बेकर और सिलेजिया, हाँ, ऑबनॉब, हाँ, कौन एक और भी तो नाम ले बताओ, हाफिज, हाँ, ऑबनॉब और पाई इन द स्काई। इनकी आपको बहुत सारी ब्रांचेस वगैरह मिल जाती है, मतलब कम से कम 3-4 ब्रांचेस आपको इजीली मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोडक्शन एक जगह से हो रही होगी और डिलीवरी अलग अलग जगह पर हो रही होती है। सही है। अब जहां पे दिन में अगर लेट सपोज 3 ब्रांचेस में 60 केक्स बिकते हैं, तो 60 केक्स बनते भी होंगे, 70 बनते होंगे। अब जब इतनी प्रोडक्शन हो रही है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि यहाँ पे क्या हो रहा हो कि एक केक को एट अ टाइम बनाया जा रहा हो। लेट सपोज पहले क्या हुआ कि एक केक बनाया तो पहले उसका बैटर बनाया जाएगा। सही है। उस बैटर को बनाने के लिए पहले आपने कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो डिजाइन करने होंगे कि भाई इसमें इतने इतना जो ना ग्राम ये चीज डलेगी, इतनी ग्राम ये चीज डलेगी। उसके बाद बैटर लेकर आओगे, उसकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से उसको आप बीट करोगे। फिर क्या करोगे कि आप उसको बेक करोगे, बेक करने के बाद वो कूल होगा, कूल डाउन होने के बाद क्या करोगे, आप उसकी आइसिंग वगैरह करोगे। सही है। फिर आप उसको मार्केट में निकालोगे। अगर ऐसा करोगे तो 70-80 केक्स बनाना पर डे इम्पॉसिबल हो जाएगा। सही है। आप ये भी कर सकते हो कि उसको असेंबली में चला दो, लेकिन असेंबली में चलाने में क्या होगा कि पहले एक प्रोडक्ट कंप्लीट होगा, फिर दूसरा प्रोडक्ट कंप्लीट होगा, तो उसमें टाइम लग रहा होगा। सही है। ज्यादा बेहतर है कि आप उसको प्रोसेस वाइज लेके चल सकते हो। प्रोसेस वाइज क्या होगा कि लेट सपोज आपके पास प्रोडक्शन है ना, उसमें आपके पास 3 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट या 4 रूम है। पहले रूम का नाम है मिक्सचर या मिक्सिंग। वहां पे क्या होगा कि लेट सपोज अगर आपने 100 केक बनाने हैं तो 100 केक के हिसाब से जो ना पूरा मिक्सचर जो ना वहां पे मौजूद होगा, वहां पे मिक्सिंग हो रही होगी। उसके बाद जो दूसरा डिपार्टमेंट है ना, वहां पे क्या होगा, वहां पे उसकी बीटिंग वगैरह हो रही होगी। सही है। फिर जो तीसरा डिपार्टमेंट है उसकी कंसिस्टेंसी लाई जा रही होगी। फिर तीसरा जो डिपार्टमेंट होगा उसमें क्या होगा कि उसको बेक किया जाएगा। सही है। उसमें क्या होगा कि लेट सपोज आपको ये देखना है कि अगर लेट सपोज ऊपर वाले केक है तो उसमें ज्यादा हीट हो रहा होगा, तो उसको अपने कम बेक करना है, मिड वाले को थोड़ा सा ज्यादा बेक करना है, नीचे वाले को सबसे ज्यादा बेक करना है, कुछ भी आपका जो भी प्रोसेस होगा। फिर जो सबसे लास्ट में क्या होगा कि उनको कूल डाउन करके उनकी आइसिंग वगैरह करनी होगी। तो 4 डिपार्टमेंट है, तो 4 प्रोसेस को अलग अलग तोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस लेआउट, प्रोसेस फैसिलिटी लेआउट हो गया ना। इसमें प्रोसेस के हिसाब से मैंने प्रोडक्शन को तोड़ा है। फिर एक होता है आपके पास प्रोडक्ट लेआउट। अब प्रोडक्ट लेआउट में क्या होता है कि ये जो आपके पास, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वो जो फूड फैक्ट्री आता है, फूड फैक्ट्री में क्या होता है, आपके पास बड़ी बड़ी असेंबली लाइंस लगी हुई होती है। सही है। उसमें जो सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल लगेगा वही सबसे पहले प्रोडक्ट बन के निकलेगा, सेकंड वाला सेकंड पे, थर्ड वाला थर्ड पे। अब इसमें ये हो सकता है लेट सपोज जो ना डोनट, डंकिन डोनट्स इजरायली कंपनी एग्जांपल इसकी मौजूद है, ये हाथ से नहीं बनाते,
ये हाथ से डोनट्स नहीं बनाते, ये मशीन से बनते हैं, सही है। तो इनके पास पूरी एक असेंबली लाइन होती है। इसमें क्या होता है कि सबसे शुरू में इनपुट के तौर पे जो भी मटेरियल होता है ना, वो लगता है मशीन पे जाके गिरता है। जाहिर सी बात है कि उसमें बताया जाता है इतना स्क्वीज करोगे तो इतना प्रोडक्ट आपके पास, उसके इतना मिक्सचर आ जाएगा। वो मिक्सचर जाता है, फिर उसको डो किया जाता है। डो करने के बाद आपके पास जो है ना वो बैटर या फिर आपके पास डो बन के रेडी हो जाता है। फिर क्या होता है कि उसको शेप दिया जाता है। उसके बाद शेप देने के बाद क्या होता है कि उसको जो भी बेक फ्राई जो भी तरीके होता है वो किया जाता है। उसके बाद क्या होता है वो आगे जाता है, उसको कूल डाउन किया जाता है, फिर उसके ऊपर जो भी आइसिंग होती है वो होती है, फिर वो प्रोडक्ट जाके सेटल हो जाता है। दिस इज व्हाट दिस इज प्रोडक्ट या असेंबली लाइन लेआउट। सही है। इसमें क्या होता है एक प्रोडक्ट पे एट अ टाइम फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे, यहाँ पे प्रोसीजर्स पे फोकस नहीं किया जाता। यहाँ पे प्रोसीजर्स एक साथ ही चल रहे हैं, यहाँ पे प्रोसीजर्स एक साथ चल रहे हैं, लेकिन क्या फोकस किया जा रहा है प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट कंप्लीट होकर है। ऐसे और बहुत सारी फैक्ट्रीज होती है जो कि प्रोडक्ट बना रही होती है। गाड़ी की जो असेंबली लाइन होती है, सही है, वहां पे प्रोसेस साइड बाय साइड लगे हुए होते हैं और हर प्रोडक्ट क्या होता है प्रोसेस से गुजरते हुए बन रहा होता है, तो असेंबली लाइन कहलाती है। हम लोग गाड़ी को असेंबल करते हैं ना पाकिस्तान में, तो वो किसकी एग्जाम्पल होगी, प्रोडक्ट की। और लास्ट में लिखा है फिक्स्ड पोजीशन। अभी जो तुमने दो देखे प्रोसेस और प्रोडक्ट, उसमें क्या हो रहा था कि जो फैसिलिटी लेआउट है वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ था, और जो प्रोडक्ट है वो मूव कर रहा था कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस में। इसी तरीके से असेंबली लाइन अपनी जगह खड़ी थी और उसके ऊपर प्रोडक्ट चल रहा था। फिक्स पोजीशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट फिक्स पोजीशन पे होता है और लेआउट उसके इर्द गिर्द रोटेट कर रही होती है। एग्जांपल, सर गाड़ी में तो शिप्स, जो बड़े पानी के जहाज होते हैं, सही है, या जो एरोप्लेन्स होते हैं, तुमने कभी कंस्ट्रक्ट होते हुए देखे हो तो एरोप्लेन का स्ट्रक्चर अपनी जगह पे ही होता है। यानी कि जब कुछ भी नहीं होता तब भी क्या होता है कि लोग इर्द गिर्द घूम के क्या कर रहे थे, वेल्ड कर करके पहले उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर जो ना पार्ट्स लगा लगा के चीजों को कंप्लीट करते हैं, फिर फिटिंग कर रहे होते हैं। तो वहां पे जो लिटरली, क्योंकि प्लेन का साइज काफी बड़ा होता है, तो वहां पे फ्लोर्स होते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं ग्राउंड फ्लोर पे काम करते हैं, कुछ लोग बेसमेंट पे काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग फर्स्ट फर्स्ट लेवल पे काम करते हैं, कुछ सेकंड लेवल पे काम करते हैं, कुछ लोग छत पे काम कर रहे होते हैं। तो वहां पे आपके पास पुलिस होंगी, सही है, वहां पे आपके पास जो है लिफ्ट्स होंगी, तो वहां पे चीजों को पुल किया जा रहा होगा, लिफ्ट किया जा रहा होगा। वहां पे मजदूर भी मूव कर रहे हैं, मशीन्स मूव कर रही है, बड़ी बड़ी मशीन्स वहां पे मूव कर रही होती है। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। बस ये तीन बातें थी। किसी का कोई सवाल यहाँ पे? सॉरी, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग फिक्स पोजीशन के बाद सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे है नहीं, तो उसको डिस्कस करके फायदा नहीं, जो नेम मेंशन है उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीनों आपके पास मौजूद है, देख लो। प्रोसेस लेआउट इज अ फैसिलिटी अरेंजमेंट इन विच वर्क फ्लोज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ऑल वर्कर्स परफॉर्म सिमिलर टास्क आर ग्रुप टुगेदर। जो बेक कर रहे हैं वो एक जगह खड़े हैं, जो बीट कर रहे हैं वो एक जगह खड़े हुए हैं, सही है। तो जो सिमिलर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट पास फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू अनदर, ये एग्जांपल दी थी, कोई मसला है इसमें? सही है। प्रोडक्ट और असेंबली लाइन लेआउट is a facility arrangement for products that require a continuous or repetitive production process, जहाँ पे repetition के साथ वो काम चले जा रहा है। when large quantities of product must be processed on a ongoing basis, the workstations or departments are arranged in a line। ये सारी चीजें एक लाइन में क्या होती है, एक पूरी मशीन बना दी जाती है और उसमें पूरा जो प्रोसेस चल रहा होता है। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट इज अ फैसिलिटी अरेंजमेंट इन व्हिच द प्रोडक्ट स्टेज इन वन प्लेस एंड वर्कर्स इन मशीनरी मूव टू इट एज नीडेड। सही एग्जांपल है कि शिप्स, एयरप्लेन्स, बिल्डिंग्स। बिल्डिंग की एग्जांपल हो सकती है कि बिल्डिंग अपनी जगह खड़ी रहेगी। ऐसा नहीं होगा ना कि एक फ्लोर अलग जगह बनाया, दूसरा फ्लोर अलग जगह बनाया, साथ को जोड़ के पूरी बिल्डिंग बना दी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, यार दो बातें हो गई। मुझे रिसोर्स को जब अरेंज करना है तो अरेंज कैसे करना है, उसको फिर होल्ड कैसे करना है, और जब रिसोर्सेज को यूज करते हुए आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपके पास वो सप्लाई बन चुकी है, तो आपने उस सप्लाई को किस तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो दो बातें यहाँ पे। तो जो रिसोर्स प्लानिंग वाला पार्ट है ना वो यहाँ तक है। रिसोर्स प्लानिंग वाले पार्ट यहाँ तक, ठीक है।
अब इसमें क्या बात हो रही है, इसमें बता रहा है कि जहां पे आपको ये पता चल जाए कि आपको आउटपुट कितना चाहिए, जहां पे आपको ये पता चल जाए कि आपको आउटपुट कितना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, रिसोर्स को अक्वायर करोगे कि आपको अपनी पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि कितना मुझे रिसोर्सेस चाहिए, फॉर दैट आपने आउटपुट देखना होगा। सही है। इसके बाद आपके पास क्या होता है कि आपको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। पहला, मेक और बाय। भाई देखो, अगर लेट्स सपोज मैं फूड इंडस्ट्री की बात करूं तो अक्सर जो आपके पास फास्ट फूड की होती है बिजनेसेस होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं कि बन वो लोग परचेज कर रहे होते हैं। सही है। लेकिन जो बड़े फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स होते हैं वो शायद बन भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो इट्स योर डिसीजन, इफ यू फील लाइक कि अगर आप बना सकते हो, आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन कॉस्ट ज्यादा बच जाएगी, तो आप बना लो। अगर आप लेट सपोज खरीद रहे हो तो कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा लगेगी लेकिन टाइम बहुत सेव हो जाएगा, तो आप बाय कर लो। तो मेक और बाय। सही है। और दूसरा क्या है, आउटसोर्सिंग। सही है। समटाइम्स क्या करते हो कि आप ना ही बनाते हो ना ही आप खरीदते हो, बल्कि आप उस चीज को पूरा का पूरा आउटसोर्स ही कर देते हो। अब यहाँ पे फूड इंडस्ट्री की एग्जांपल भी कंटिन्यू करूंगा कि भाई मुझे जो है ना वो पोल्ट्री फार्म खोल के चिकन को ग्रो करना है, हर्ट करना है, या फिर मैं चिकन बाय कर लूं, या मुझे जो है ना वो ब्रेड बनानी है या मैं ब्रेड बाय कर लूं, या जो वेजिटेबल्स वगैरह है उसके लिए मैं अपने कोई एग्रीकल्चर पीस ऑफ लैंड एक्वायर करके खुद ही एग्रीकल्चरिंग करूं, या फिर मैं क्या करूं उसको बाय कर लूं। ये तो आपका डिसीजन है मेक और बाय का। लेकिन फूड इंडस्ट्री में बहुत सारे नॉन कोर एक्टिविटीज होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था। आप उन नॉन कोर एक्टिविटीज को क्या कर सकते हो, आउटसोर्स कर सकते हो। लेट्स सपोज मार्केटिंग को आपने कहा कि यार मार्केटिंग हम नहीं कर रहे, हम जरा टेस्ट पे फोकस करेंगे, मार्केटिंग हमारे लिए कोई और कर दे, तो आप मार्केटिंग को आउटसोर्स कर सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, मार्केटिंग तो हम करेंगे क्योंकि हमारी खुद की बनाई हुई चीज है, तो हम उसको पर्सनलाइज वे में मार्केट करेंगे। आपने बोला लेकिन यार इसके जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो हम क्या कर देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं कि आईटी का काम हम नहीं देख पाएंगे। तो कोई ना कोई काम अगर आप आउटसोर्स कर रहे हो तो इसका मतलब है कि यू डिड नॉट मेक इट, यू डिड नॉट बाय इट, बल्कि यू आउटसोर्स्ड इट। अब वो पूरा काम आप बाहर किसी को पैसे देके पूरा काम उससे ही करवा लोगे। कि यहाँ पे मैं सिर्फ पूरे पैराग्राफ की एग्जांपल ही देता हूँ कि सबसे पहले मैंने कहा कि रिसोर्स प्लानिंग बिगिंस बाय स्पेसिफाइंग व्हिच रॉ मटेरियल पार्ट्स और कंपोनेंट्स विल बी रिक्वायर्ड। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ईच आइटम नीडेड, अगर आपको ये मालूम करना है कितना आपको आइटम चाहिए, द एक्सपेक्टेड क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स मस्ट बी फोरकास्ट। आपको ये देखना है कि आपको फिनिश गुड कितना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप रॉ मटेरियल अरेंज करोगे। अक्सर क्या होता है, जब वो आते कहते हैं कि अम्मी को कहते हैं कि मेरे कुछ दोस्त सारे दावत करते हैं, सही है, तो बोलते बिरयानी बना लेना। तो मैं सबसे पहले सवाल क्या पूछती है, कितने लोग आएंगे, उसके हिसाब से बिरयानी बनेगी ना। सही है। तो बच्चे बोलते अम्मी मेरी भी तो बेटा तुम्हें गिन के ही बनाऊंगी मैं। सही है। फिर उसके बाद क्या होता है, लेट सपोज इसमें ये होता है कि अगर अब्बू ने बोलते बिरयानी भी बनानी है और तुमने कोरमा भी बनाना है, तो बोलती अम्मी बोलती है कि तुम ज्यादा फ्री हो रहे हो कि बिरयानी और कोरमा तो मैं बना लूंगी, लेकिन रोटियां वो बाय। तो मेक और बाय, नहीं बाय वाला ना, कि रोटियां खरीद लेंगे। सही है। तो बोला वो जाहिर सी बात है कि बेगम का मूड देके आदमी घर आ गया था, बोला नहीं नहीं रायता भी ले आऊंगा, रोटियां भी ले आऊंगा, मीठा भी ले आऊंगा, कोल्ड ड्रिंक भी ले आऊंगा, ठीक है, बस तुम ये बाकी सारी चीजें बना लेना। सही है। और लेट सपोज अब्बा ने फ्रीक्वेंटली दावतें की होगी, अब वो आगे बोलेगा कि भाई वो जो है ना दावत करनी है, तो अम्मा बोलेगी बाहर जाके खिला दो, तो बाहर जाके खिला देना, इट्स आउटसोर्सिंग। सही है। पूरा काम ही आपने बाहर की तरफ शिफ्ट कर दिया, दिस इज आउटसोर्सिंग। ठीक है। अब दूसरा जो पैराग्राफ, जो आगे वाला पैराग्राफ है ना, ये इस पे ये है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। देखो सप्लाई चेन मैनेजमेंट ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू व्हाट सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज। ये तुम सेकंड टाइम पढ़ोगे चैप्टर नंबर 10 में, पहला ही टॉपिक है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यहाँ जो कीवर्ड है ना वो है सप्लाई। सप्लाई में सेल्स भी आ जाती है, सप्लाई में फिनिश प्रोडक्ट भी आ जाता है, और सप्लाई में आपके पास परचेज भी आ जाता है। एक चीज एक सीक्वेंस में शुरू से लेके एंड तक जा रही है, दिस इज कॉल्ड सप्लाई, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सही है। यहाँ पे आपने फिनिश गुड बना के आगे की तरफ फॉरवर्ड कर दिया, तो बीच में जितने भी मीडिएटर्स हैं वो सप्लायर्स में आ जाएंगे, तो वो सप्लाई चेन में आ जाएंगे। लेकिन सप्लाई चेन कंप्लीट नहीं है, क्यों? आपने कहीं से खरीदा भी तो होगा, तो वहां से सप्लाई चेन शुरू होती है। अगर उससे पीछे भी सप्लायर्स मौजूद है तो सप्लाई चेन और पीछे जाएगी। आप सिर्फ फॉरवर्ड लुकिंग सप्लाई चेन को कट डाउन नहीं करोगे, बल्कि आप बैकवर्ड लुकिंग भी सप्लाई चेन को कट डाउन करोगे। इम्तियाज ने क्या किया कि इम्तियाज लेट सपोज पहले बहुत सारे प्रोडक्ट बाय किया करता था, वो जहां से बाय किया करता होंगे शायद वो भी बाय करते होंगे, तो उसको सप्लाई चेन पे कंट्रोल नहीं था। व्हाट इट डिड, उसने पीछे से सप्लाई चेन कट लूज कर दी, उसने खुद से ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया।
जब उसने खुद से प्रोड्यूस करना शुरू किया तो पीछे की सप्लाई चेन चली गई और आगे तो वो खुद ही सप्लायर बन के बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि फिर उसकी सारी सप्लाई चेन का इशू रिजॉल्व हो गया। कल को अगर इम्तियाज जो है वो इतना ग्रो कर जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं पॉसिबल नहीं है कि हर इलाके में दो दो इम्तियाज खोलूं, अभी तो ये ना एक इलाके में एक इम्तियाज खुला हुआ है, कल को उसकी अगर सेल्स बहुत बढ़ जाती है, कोई प्रोडक्ट बहुत मशहूर हो जाता है, तो आई बिलीव फिर वो सप्लायर की हेल्प लेगा। कि अगर लेट्स वो तारी रोड की बात करो तो तारी रोड पे एक इम्तियाज खुला हुआ है, सही है, एक जो है ना इम्तियाज आपके पास जो है वो भादराबाद की तरफ खुला हुआ है, जो ये आपके पास दूरा जी की तरफ, सही है। तो अगर अगर दो इम्तियाज आपके पास यहाँ पे नजदीक में खुले हुए हैं तो तीसरा मिड में शायद वो ना डाले, वो ये कर सकता है कि जो अपने मशहूर प्रोडक्ट्स हैं वो जनरल स्टोर में पाना शुरू कर देगा, फिर वो शायद मीडिएटर्स की हेल्प ले ले, सही है। तो यहाँ पे कर सकता है, या मे भी वो कहे कि मीडिएटर्स की हेल्प लेनी, वो ई कॉमर्स की तरफ चले जाए प्रॉपरली, वो अपनी ऐसी वेबसाइट बना दे कि क्या हो डोर टू डोर सर्विस, सही है, D2D या जो E2E एंड टू एंड सर्विस भी प्रोवाइड करना शुरू कर दे। तो सप्लाई चेन को लोग क्या कर रहे होते हैं, हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो लिखा हुआ भी यही है। In addition, supply chain management focuses on smoothing transitions along the supply chain with ultimate goal of satisfying customers with quality and product services। बहुत बहुत बेसिक बात है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। A critical element of effective supply chain management is to develop tight bonds with the suppliers। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है कि आने वाले सप्लायर्स से भी और जो आपके सप्लायर्स हैं उनके साथ भी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपने एक रिलेशनशिप मैनेज करना है, टाइट बॉन्ड मैनेज करना है सप्लायर्स के साथ। वो किस तरीके से होगा सर, नंबर ऑफ सप्लायर्स बढ़ा के नहीं, देखो दिस मे मीन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सप्लायर्स, सही है, एंड आस्किंग देम टू ऑफर मोर सर्विसेज और बेटर प्राइस इन रिटर्न फॉर एन ऑनगोइंग रिलेशनशिप। तो जो इस कट थ्रोट कंपटीशन में सप्लायर जुड़ सकता है आपके साथ, तो आपको प्राइसेस भी अच्छे ऑफर करेगा, सर्विसेज भी अच्छी ऑफर करेगा। अदरवाइज तो अक्सर तुम देखा होगा जो होलसेलर्स होते हैं ना, वो प्रोड्यूसर को कहते हैं कि भाई हम आपको अप फ्रंट पैसे देंगे, हम आपको अप फ्रंट पैसे देंगे और प्रोडक्ट बाद में बेच देंगे, सही है। और होलसेलर रिटेलर को पता क्या बोलते हैं कि तुम मुझसे पहले सामान ले लो और पैसे तो मुझे बाद में दे देना, क्योंकि होलसेलर ना कहीं बीच में इक्वेशन से हटता चले जा रहा है। तो कितना बड़ा रिस्क है कि प्रोड्यूसर से पैसे एडवांस में देकर माल उठा रहा है और रिटेलर को बोल रहा है कि तू पैसे बाद में दे देना। तो बीच में जो लिक्विडिटी का इतना बड़ा गैप आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे इसने टाइट रिलेशनशिप बॉन्ड करना है इनके साथ, अपने प्रोड्यूसर्स के साथ और कंज्यूमर्स के साथ। डन। अब आ रहा है आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़कर आए थे। हमने अगर देखा, अगर इसकी जिस्ट मैं बताऊं ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, आपके काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ले आता है, ये काम तेजी से होना शुरू हो जाता है। भाई देखो पहले क्या होता था, लोग बैठ के काउंटिंग किया करते थे, एंट्रीज बनाया करते थे, सही है, तो उसमें जर्नल अलग भर रहे होते थे, लोगों के जो ह्यूमन एरर आया करते थे, एक्यूरेसी में मसला आता था, रेपिटेशन का मसला हो जाता था, सही है। अब जब से कंप्यूटर आए हैं तो वही दिनों का काम मिनटों में हो गया, लिटरली इतनी एफिशिएंसी आ गई, मतलब 100 200 300 टाइम्स स्पीड बढ़ गई है, इतना ज्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई है और एक्यूरेसी और बढ़ गई है। तो इससे क्या हुआ कि अगर टीपीएस की ही बात करो, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की, तो आपके पास ड्रास्टिक जो ना एफिशिएंसी आई है और एक्यूरेसी आ गई है, सही है। अगर लेट सपोज मैं बात करता हूँ, ये जो आपके पास रिसोर्स प्लानिंग जो आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें क्या होता है, पहले इन्वेंट्री के रिसोर्सेज के बहुत सारे मसले मसाइल हुआ करते थे, चेक एंड बैलेंस नहीं होता था। अब आपके पास वो चेक एंड बैलेंस आ गया है, टाइम सेव हो जाता है, एम्बेरसमेंट से बच जाते हो, डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाती है, सही है। तो आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस मिल जाती है। तो ऑपरेशंस वाला भी तो चाहता है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से काम हो, तो वो कुछ सॉफ्टवेयर यूज करेगा, जैसे कि MRP1 MRP2 और ERP। MRP में लिखा है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, नाम से पता चल रहा है। देखो आपके पास इनपुट में या तो लेबर होगा या मटेरियल होगा या कैपिटल होगा, सही है। एंटरप्रेन्योर तो वैसे भी शामिल होता ही है। तो मुझे कितना मटेरियल चाहिए, किस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, सही है, इसके अलावा किस प्राइस में मटेरियल चाहिए, तो ये मुझे कौन हेल्प करेगा, MRP। अब लेट सपोज मैंने एक MRP बनाया हुआ है, उसमें लेट सपोज मैंने 20 सप्लायर्स का डाटा रखा हुआ है, उनकी प्रोडक्ट लाइन, उनके प्राइस, उनकी सारी चीजें उसमें अपडेटेड है। अब मुझे कोई चीज जरूरत होगी ना, मैंने सिर्फ बटन प्रेस करना है, उन सबको क्या चले जाएगा, व्हाट्सएप चले जाएगा, ईमेल चली जाएगी, कुछ भी उन सबको चले जाएगा, उनको पता चल जाएगा हमारी जो ना RFQ आ गया है, RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। बाबू कोटेशन बना के भेजेंगे, जब कोटेशन बना के भेजेंगे सिस्टम में भेजेंगे, सिस्टम क्या करेगा, कोटेशन को लेगा, आपस में उन सबको कंपेयर करेगा और बेस्ट 5 आपको निकाल के दे देगा और आपको उनके प्रोज एंड कॉन्स बता देगा, उसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। सर इसमें जो आपका लेबरस वर्क और टाइम सेव हुआ है ना, मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक बंदा 20 ईमेल करेगा,
सही है, पहली बात वो करेगा नहीं करेगा, सुस्ती भी तो होती लोगों की, फिर वो करेगा तो उसमें 10 में मिस्टेक्स करेगा, सही है, 4 लोगों को मिलेगी नहीं मिलेगी, कि बंदा फॉलो अप करके कॉल करके फॉलो अप ले ले, वो सब करेगा नहीं, मशीन तो सब कर लेगी ये सब, सही है, फिर आपके में कोटेशन आ जाएगी, रिमाइंडर्स देते देते कोटेशन आ जाएगी, फिर उस बंदा जो है ना सबको कंपेयर करेगा, तो उसको क्या पता कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है। यहाँ पे सारी चीज आपको करके दे दी गई है, तो आप सोचो कितना टाइम सेव हो जाएगा। तो एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, मटेरियल तो आ गया, अब ये जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसमें भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आपने कौन सा रिसोर्स को यूज करना है, कौन सा रॉ मटेरियल है, कौन सा वर्क इन प्रोसेस है, कौन सा फिनिश गुड्स है, सही है, कौन सी चीज किस प्रोसेस पे चल रही है, किस स्टेज पे खड़ी हुई है, ये सारी चीज आ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग पे आ जाएगी। और लास्ट ईआरपी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, मैंने आपको शायद बताया था नहीं बताया था, इंटीग्रेशन पढ़ा था ना एलिमेंट्स में, तो इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ना तमाम चीजें इंटीग्रेटेड होती है, तो इंटीग्रेशन में हेल्प करता है ईआरपी, नाम क्या है, एंटरप्राइज, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को, चाहे वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, सही है, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, अकाउंट्स, सही है, ऑपरेशंस, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सिक्योरिटी, आईटी, सबको शामिल कर देता है, तो ईआरपी, तो आई बिलीव ये आपके एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस में इजाफा करेगा। फिर लिखा हुआ है मैनेजमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करेंगे ना, तो उसमें आपके पास क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, तुम वर्ड्स देखते होगे जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है चेन ऑफ कमांड, सही, आपके पास लिखा है फ्लो ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास लिखा हुआ है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी बातें आपके पैराग्राफ में लिखी हुई है, या अब यहाँ से शुरू हो जाएगा क्या, चैप्टर नंबर 3, देख लो आगे, ये आ गया। अब यहाँ पे अगर मुझे देख के तुम लोग ये बताओ, यहाँ पे कितनी लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट है, 3, सही है, पहला है सीईओ, दूसरा है हेड्स और तीसरे हैं मैनेजर्स, सही है। अच्छा, स्पैन ऑफ कंट्रोल भी सीईओ का 3 है, सही है, तीनों हेड का भी 3-3 ही आपके पास स्पैन ऑफ कंट्रोल है, सही है। अब तुम ऑपरेशंस में देखते हो कि हमारा फोकस तो ऑपरेशन पे, तो ऑपरेशन में क्या है, आपके पास मैनेजर प्रोडक्शन ए है, मैनेजर प्रोडक्शन बी है, और आपके पास मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज भी मौजूद है, सही है। तो जो हेड ऑफ ऑपरेशंस है, सही है, ये मैनेजर प्रोडक्शन ए को बोलता होगा कि भाई प्रोडक्शन प्रोडक्ट ए को फोकस करो, जो ऑपरेशंस बी का मैनेजर है वो बोलता होगा भाई बी को क्या तुम इसको ज्यादा फोकस करो। तो ये मैंने आपको बताया था ना कि वो जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था कि प्रोडक्ट और डिपार्टमेंटलाइजेशन का कॉम्बिनेशन होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये पढ़ने के बाद वहीं जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास हायरार्की में 3 लोग मौजूद है, मुझे लेकिन एक बात बताओ, मैनेजर्स हैं तो किसी ना किसी को तो मैनेज कर रहे होंगे, तो इनके अंदर भी कोई ना कोई बंदा आ रहा होगा, वो एक्चुअल वर्कर होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 4 लेयर्स हैं, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है मैनेजर्स, एक है सुपरवाइजर्स और एक है प्रोडक्शन वर्कर्स। वो मैनेजर्स के नीचे आते हैं, ये वो एक्चुअल लोग होते हैं जो कि काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसके ऊपर के जो लोग होते हैं वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग वगैरह कर रहे होते हैं। डर कोई मसला है यहाँ पे, आगे बढ़ जाऊं, इसको रीड जरूर करना है, ठीक है आप लोगों ने, मैं रीड नहीं कर रहा क्योंकि इसमें बहुत सारी बेसिक बातें हैं। टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, याद आ रहा है, चैप्टर नंबर 3, डिवीजन ऑफ लेबर, डिपार्टमेंटलाइजेशन, डेलीगेशन, डिवीजन ऑफ लेबर का दूसरा नाम होता है वर्क स्पेशलाइजेशन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइनिंग जॉब्स एंड ड्यूटीज, यहाँ पे आप क्या करते हो, डिवीजन ऑफ लेबर क्रिएट कर देते हो, वर्क स्पेशलाइजेशन क्रिएट कर देते हो, जहाँ पे बंदा वही काम कर रहा होता है जिसमें उसकी नॉलेज और एक्सपर्टीज होती है, और फिर उन्हीं एक्सपर्टीज और नॉलेज को क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है, अपने आप को ट्रेन कर रहा होता है उसमें, तो अल्टीमेटली वो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बन के बैठा होता है, सही है। इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। एडवांटेज, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, एक बंदा एक काम कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसको आदत हो जाती है कि वो आंख बंद करके भी वो काम कर सकता है। अक्सर ऐसा देख रहे होते हैं कि जब एक बंदा इतना ज्यादा वो काम कर रहा होता है कि उसकी एक्सपर्टीज उसमें आ जाती है, फिर वो उसी काम को परफॉर्म करता है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, सही। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी, और क्वालिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, सही है, कि जब मार्जिन ऑफ एरर रिड्यूस हो जाएगा तो क्वालिटी इनहैंस हो जाएगी। यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड टैलेंट्स ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स है उनको यूटिलाइज कर सकते हो, और जो टैलेंट का, जो वर्कर का जो टैलेंट है आप उससे वही काम कराओगे, सही है। इकोनॉमीज ऑफ स्किल, इकोनॉमीज ऑफ स्किल हमने डिस्कस किया था। इकोनॉमीज ऑफ स्किल में मैंने आपको बताया था, अगर एक लेबर के ऊपर एक और लेबर बिठा दोगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, लेकिन वो होगी इंक्रीजिंग पेस में,
दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो कौन सा लेबर लेकर आओगे, एफिशिएंट या इनएफिशिएंट? एफिशिएंट लेकर आओगे, तो वो लेकर आओगे जिसकी वर्क स्पेशलाइजेशन है। अगर कोई एक लेबर के साथ दूसरा लेबर ऐसा लगा देते हो जिसकी वर्क स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो शायद प्रोडक्शन बढ़ जाए लेकिन वो इंक्रीजिंग पेस में नहीं बढ़ेगी, शायद वो कांस्टेंट पेस में बढ़ेगी या वो डिक्रीजिंग पेस में बढ़ेगी। एक लेबर 10 यूनिट बना रहा था, दूसरा लेबर लेकर आए तो प्रोडक्शन बढ़ी 15 हो गई, लेकिन कितनी होनी चाहिए थी सर? वैसे तो आइडियली 20 होनी चाहिए थी, लेकिन अगर एफिशिएंट होता तो शायद 25 भी हो जाती। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन कांस्टेंट स्केल भी नहीं है बल्कि डिमिनिशिंग स्केल की तरफ चले गए हो। तो यहाँ पे जिस लेबर की बात मैंने बताई थी वो कौन से लेबर होंगे? स्पेशलाइज्ड लेबर होंगे। सही है। फास्टर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, देखो यहाँ पे आपने बहुत सारी चीजों में ट्रेन नहीं करना होता, आपने उसको 3-4 चीजों में ट्रेन करना होता है जिसमें उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, तो आपको ट्रेनिंग में कम टाइम लग रहा होता है। एडवांटेजेस समझ आ गए। डिसएडवांटेजेस, बोरियत होना शुरू हो जाती है। सही, एक बंदा जब एक ही काम रिपीटेटिवली कर रहा होता है तो वो खुद बोर हो जाता है। सही है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी, उसकी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। सही है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग एक ही तरीके का काम कर रहे होते हैं उनकी उनकी जो जो उनके सोचने समझने की सलाहियत ना वहीं तक महदूद होकर रह जाती है। अब सोचो कि वहां पे वो जो फैक्ट्री में एक बंदा क्या कर रहा था, डोनट बना रहा था, तो डोनट का एक उसका काम ये था, वो उस डिपार्टमेंट में बैठा था कि वो सिर्फ डोनट के जो वो होता है ना शेप बना रहा होता है, डोनट का शेप होता है ना आपके पास। तो अब लेट सपोज कोई भी बात चल रही होगी वो उसमें वही डाल देगा। एक बंदा बोलेगा यार दुनिया गोल है, बोलेगा डोनट की तरफ, बोलेगा भाई तू डोनट बना बना के पागल पागल हो गई, तेरी क्रिएटिविटी रुक गई है। तो बोलेगा तुम क्या मसले को गोल गोल घुमा रहे हो, बोलेगा डोनट की तरह। तो मतलब वो बेचारे की जिंदगी जितने डोनट पे फंस के रह जाएगी। सही है। तो यहाँ पे ये सारी होगी, तो बोलेगा यार चलेगी कितनी अच्छी, बोलेगा डोनट की तरह। तो यहाँ पे यही चल रहा होगा। सही है। रिडंडेंसी ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। सही है। अब यहाँ पे तुम लोगों ने देखा है कि जब से नई टेक्नोलॉजी आई है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, हर चीज की मशीन आ चुकी है। पहले क्या होता था कि घर में खवातीन क्या करती थी, रोटियां बनाती थी तो पहले आटा गूंदती थी, अब आटा गूंदने की मशीन आ गई है। सही है। फिर क्या उसको बेलती थी तो रोटी बनाने की बेलने की मशीन आ गई है। तो उसके बाद क्या होता था कि आपने तवे पे डाल के उसको सिर्फ पकाना होता था, तो वो जो जो जहाँ पे रोटी बेली जाती है वही उसको क्या करती है, हीट अप करके रोटी बना भी देती है। सही है। जो पुरानी खवातीन होती थी वो तो मुझे इतना पता है कि चक्की में आटा पीसा भी करती थी। सही है। तो चक्की वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट कंपैरेटिवली नए हैं, तो ये अब लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जो अभी सिर्फ रोटियां बनाते रह जाएगा तो वो शायद जिंदगी में पीछे रह जाएगा। सही है। तो रिडंडेंसी क्या आ जाती है कि अगर आप वही पुराना काम कर रहे होते हो, आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हो, तो चीजों में रिडंडेंसी आ जाती है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंटरडिपेंडेंस, इसमें एक बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर कोई एक्सपर्ट है अपने काम में और वो अवेलेबल नहीं है, सही है, तो जो बाकी लोग उस पर डिपेंड कर रहे होंगे वो फंस जाएंगे, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है तो उसको सब्सटीट्यूट कौन करेगा, उसका कोई काम नहीं कर पाएगा, तो उस दिन की जो प्रोडक्टिविटी ना काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। और दूसरा, जब एक बंदे में एक्सपर्टीज आ जाती है ना, कहीं ना कहीं उसके अंदर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, उसको ये लगता है कि यार मैं ही हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, मैं नहीं हूँगा तो कुछ नहीं हो सकता। तो वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो ना वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। सही है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है। डन, बात समझ आ गई। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, और आए भी। ठीक है। डिपार्टमेंटलाइजेशन, सर हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ा था, यस पढ़ा था, लेकिन हमने फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। याद है हमने पढ़ा था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसमें हमने देखा था कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ग्रुप करता है लोगों को बेस्ड ऑन देयर सिमिलर स्किल्स एंड परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क। सही है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हो फंक्शन की बेसिस पे, यानी कि अगर सिमिलर टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट की बेस पे कि सिमिलर प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं, प्रोसेस की बेस पे कि सिमिलर प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, कस्टमर की बेस पे सिमिलर कस्टमर को डील कर रहे होते हैं, और रीजन की बेस पे। अब मैं तुम्हें ना एग्जांपल देता हूँ। इम्तियाज, इम्तियाज जो जगह है वो कंज्यूमर्स के लिए है। इम्तियाज पे काउंटर पे सेल्स पे काउंटर पे बंदा बैठा होता है जो कि बेसिकली आपकी क्लियरेंस के लिए बैठा होता है, आपके पेमेंट वगैरह कलेक्ट करने के लिए। सही है। वो कैशियर होगा। सही है। इम्तियाज में कुछ लोग क्या होते हैं कि शेल्फ पे खड़े होते हैं आप लोगों को हेल्प फैसिलिटेट करने के लिए। सही है। वो कहीं ना कहीं कस्टमर सर्विस या सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। सही है। अगर कोई मसला हो जाता है तो मैनेजर्स वगैरह भी वहां पे घूम रहे होते हैं आपकी कंप्लेन या इशू को रिजॉल्व करने के लिए। सही है। तो यहाँ पे अगर लेट सपोज मैं इस चीज को डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ सॉरी इस चीज को तो मैं डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लूं, तो मैं कहूंगा कि ये कस्टमर को डील कर रहे हैं। एज्यूम करो कि इम्तियाज का एक और फ्लोर होता और वहां पे जो है वो बिजनेसेस आ रहे होते, तो उस फ्लोर पे जितने भी बिजनेसेस डील कर रहे होते
तो वो डिपार्टमेंट किसका होता? बिजनेस का होता। गेटिंग माय पॉइंट? मैं देख लेता हूँ कौन है। ठीक है, प्रोसेस की मैंने आपको बात कही कि अगर लेट सपोज कुछ लोग जो है वो एग्रीकल्चर में डील कर रहे होते, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, यानी कि वो एग्रीकल्चरल लैंड में डील कर रहे होते हैं। तो एक बंदा जो है वो कल्टीवेट कर रहा होगा, एक बंदा हार्वेस्ट कर रहा होगा, एक बंदा पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह जो है उस पर छिड़क रहा होगा, एक बंदा जो है इंश्योर कर रहा होगा यहाँ पे जो आपके पास पीएच लेवल है, साइंस के स्टूडेंट पीएच लेवल सही है, पावर ऑफ हाइड्रोजन सही है, कि यहाँ पे आपके पास अगर हाइड्रोजन लेवल इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? बेसिसिटी बढ़ जाएगी, और अगर डिक्रीज करेगा तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। पीएच लेवल क्या होना चाहिए? 7 सही है। तो ये जो सारी चीजें जो वो देख रहा होगा, तो ये जो लोग देख रहे होंगे, ये काम अलग अलग कर रहे हैं सारे, लेकिन एक ही प्रोसेस में इन्वॉल्व है, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर, कि इन्होंने क्या करना है कि मिल के कल्टीवेट और हार्वेस्ट करना है उस क्रॉप को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रोसेस के अंदर आ जाएगा। तो डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो सर डिपार्टमेंट्स और डिवीजन में क्या फर्क है? मैंने आपको बताया था कि डिवीजन में ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अलग हो जाती है, डिपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइजेशन अलग नहीं होती है, बल्कि डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे होते हैं। अब इसमें एग्जांपल ये है कि अपेरेंटली मुझे ऐसा फील होता है कि पेप्सी को ना एक ही कंपनी उसके डिविजन नहीं बने, लेकिन उनके प्रोडक्ट अलग अलग है। पेप्सी है सही, मतलब बेवरेजेस हैं सही है, फिर स्नैक्स है, फिर इसमें आपके पास मिनरल वाटर है और जूसेस है सही है। तो जो बेवरेजेस वाली कंपनी, जो जो बेवरेजेस वाले डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे होंगे, तो वो किस में आ जाएंगे? प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। अब वो मार्केटिंग कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स कर रहे हो। इसी तरीके से कुछ लोग जो है वो सिर्फ स्नैक्स में डील कर रहे होंगे, लेज बेबी कुरकुरे वगैरह में, तो वो किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन में आ जाएंगे। जैसे ही ये कंपनीज टूट जाएंगी, पेप्सी की अलग कंपनी बन जाएगी, लेस की अलग कंपनी बन जाएगी, एक्वाफिना की अलग कंपनी बन जाएगी और स्लाइस की अलग कंपनी बन जाएगी, तो ये डिपार्टमेंट से किस में चले जाएंगे? प्रोडक्ट डिवीजन में चले जाएंगे। प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन से प्रोडक्ट डिवीजन में चले जाएंगे। मेक सेंस? समझ आ गया? अब ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है, देखो, फंक्शनल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, कस्टमर और ज्योग्राफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, डेलीगेशन के बारे में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था डेलीगेशन के बारे में? आप क्या करते हो कि अपनी हाजिरी में कोई काम डेलीगेट कर देते हो, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन सही है। फिर यहाँ पे जो है ये आपके पास लिखा हुआ है कंबाइनिंग बिजनेस स्ट्रक्चर्स सही है। आपके पास बहुत सारे बिजनेस स्ट्रक्चर्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स मौजूद थे, आप एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लेके चल रहे होते हो, तो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए कि आपके पास कुछ पिलर्स मौजूद हैं, आप इन पिलर्स को यूज करते हुए क्या कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को मर्ज कर सकते हो। देख लेते हैं दो पिलर्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल एमसीक्यू में अगर पूछा जाएगा तो तुम्हें कम से कम थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए क्या बात क्या हो रही है। फर्स्ट पिलर कह रहा है कि ग्लोबल बिजनेस यूनिट्स, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स की बात हो रही है, लेकिन कौन से स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स? जो कि बेसिकली ग्लोबल लेवल पे खुले। एसबीयूज पता है ना? एसबीयूज होते हैं डिविजन्स, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स पता है ना, डिविजन्स को कहते हैं सही है। ये जो आपके पास एसबीयूज है ना, अगर ये ग्लोबल लेवल पे तो क्या बोलेगा? ग्लोबल बिजनेस यूनिट्स। ऑर्गेनाइज द कंपनी बाय इट्स प्रोडक्ट लाइन सही है। आप क्या कर सकते हो कि पहला पिलर ये बता रहा है कि अपने बिजनेस यूनिट्स को प्रोडक्ट के हिसाब से, अगर प्रोडक्ट कह रहा है तो प्रोसेस के हिसाब से भी कर सकते हैं, आप उसे जो है कस्टमर के हिसाब से भी कर सकते हैं, ज्योग्राफी के हिसाब से भी कर सकते हैं, सच एज बेबी प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट, फैब्रिक, होम केयर एटसेट्रा। अब यहाँ पे दो मर्ज हुई चीजें, एक ज्योग्राफी और एक प्रोडक्ट सही है। ग्लोबल का मतलब क्या है? अलग अलग मुल्क, ज्योग्राफी हो गया, और प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट डिवीजन, तो दो चीजों को मर्ज करके एक बिजनेस स्ट्रक्चर बना दिया सही है। सेकंड पिलर सेलिंग एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस ग्रुप्स आर अरेंज्ड विद ज्योग्राफिकल मॉडल सही है। यहाँ पे क्या किया आपने? जो डिपार्टमेंट था, कौन सा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, आपने उसको किस तरह जोड़ दिया? ज्योग्राफिकल डिवीजन के साथ सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हो कि जो अपनी सेल्स और मार्केट को कहोगे कि भाई ज्योग्राफी के हिसाब से आपने सेल कर रही है, पाकिस्तान की सेल अलग होगी, या एशिया का जो कॉन्टिनेंट है उसकी सेल अलग होगी, अफ्रीका की कॉन्टिनेंट की सेल अलग होगी, नॉर्थ अमेरिका की, साउथ अमेरिका की अलग होगी, ओशिनिया की अलग होगी। ओशिनिया कौन सा कॉन्टिनेंट होता है? ओशिनिया
हाँ क्वेश्चन चलो, अच्छा एशिया में हम लोग आते हैं, अफ्रीका में वो जो क्या नाम, नाइजीरिया वगैरह आ गया, सही है। हाँ, और अमेरिका में, अमेरिका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका आ गया, सही है। फिर इसके बाद क्या बचा, यूरोप, यूरोप में आपके यूके वगैरह आ गया, क्या बच गया, ऑस्ट्रेलिया यस। तो हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह कहाँ जाते हैं, ओशियनिया में आ जाते हैं, सही है। हम उस कॉन्टिनेंट को ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया उसमें एक मुल्क है, सही है, लेकिन वहां जो उसका कॉन्टिनेंट का नाम है वो है ओशियनिया, सही है। तो हाँ, तो हम एशियंस है तो हम एशियंस कहलाते हैं, वो ओशीज कहलाते होंगे। ओशियंस शायद तो अच्छा नहीं लगता होगा। हाँ, ऑसीज तो वो है ना ऑस्ट्रेलियंस ना, हम पाकिस्तानी है, वो ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियनी अजीब सा लगेगा, सही है, तो इसलिए ऑसीज, सही है, ठीक है, आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है कि थर्ड पिलर, ग्लोबल बिजनेस सर्विस डिवीजन also uses geographical model to use its other businesses units areas like accounting, information technology, payroll and facility management। अब ये बताते हैं सर्विस को ज्योग्राफिकल डिवीजन के साथ जोड़ दिया है, ज्यादातर ये ज्योग्राफिकल डिवीजन को यूज कर रहे हैं, सही है। फिर लिखा है फोर्थ पिलर, कॉर्पोरेट फंक्शंस यूजिंग फंक्शनल मॉडल प्रोवाइड्स कंपनी विद रिसोर्सेज सच एज ह्यूमन रिसोर्स, लीगल, मार्केटिंग, रिसर्च डेवलपमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, सही है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ फंक्शन की बात की है, कोई मर्ज अलग से नहीं किया है। फिफ्थ पिलर, ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज डिवीजन आल्सो यूज, ये तो रिपीट कर दिया उन्होंने, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, चूजिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, आप एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को कैसे सिलेक्ट करोगे, इसमें हमने पढ़ा था, याद है कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा, सही है, आपका साइज ऑफ द बिजनेस क्या होगा, आपके ऑपरेशंस क्या होंगे, सही है। तो ये सारी चीजें किसमें कंट्रीब्यूट करेगी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, सही है। की डिपार्टमेंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, अब लिटरली ना ये वो चीज है कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो तुम लोगों का टाइम जाया होना है, बट स्टिल मैं कुछ चीजें इसमें पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि बात क्या हो रही है। देखो की डिपार्टमेंट्स, क्या डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अभी पढ़कर नहीं आएगा हम लोग, प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, प्रोडक्शन को कंट्रोल किया जाता है, क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, सही है। फिर इसमें लिखा हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि आप रिसर्च एंड डेवलप करके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेकर आते हो कि काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ जाए, सही है। फिर परचेजिंग डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट अभी पढ़कर आए, सही है। मार्केटिंग और सेल्स चैप्टर नंबर 6 में 7 में पढ़ा था। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था। अकाउंट्स एंड फाइनेंस चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था। देख लेते हैं। प्रोडक्शन बुलेट्स पढ़ो जरा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द प्रोडक्शन वर्कफोर्स, सही है। मैनेजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, सही है। फिर वही प्लांट और इक्विपमेंट को मेंटेन करना है, इन्वेंट्री को मेंटेन करना, कितना परचेज करना है, खरीदना है, बनाना है या फिर आउटसोर्स करना है, ठीक है। और फैक्ट्री लेआउट, सारी बातें पढ़ी हुई, सही है। इसके बाद आ जाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इस पैराग्राफ को रीड करो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन इज कंसर्न्ड विद डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, improving existing product and processes. R&D activities must be closely coordinated with the organization's marketing activities to ensure that the organization is providing exactly what customer wants and in the most efficient, effective and economical. ऐसा नहीं लग रहा कि कोई कॉमर्स का पैराग्राफ पढ़ रहे हो, वो पढ़ लो, ऐसे का पैराग्राफ पढ़ लो, ये सिंपल। परचेजिंग में भी यही पढ़ लो, परचेजिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है परचेज करने के लिए, वाह, सही है। टीचर रिस्पॉन्सिबल है पढ़ाने के लिए, बच्चे रिस्पॉन्सिबल है पढ़ने के लिए, सही है। ये सारी चीजें पढ़ लो। मार्केटिंग और सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, सही है। इसमें वही लिखा हुआ है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और टारगेट मार्केट, यानी कि मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स तो हो गया ना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और मार्केटिंग, टारगेट, टारगेट मार्केट मिला तो क्या बन जाता है, यस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वेरी गुड, सही। हाँ, इन दोनों ने ही जवाब दिया, सही है, सही है। तुम्हें सीधा जवाब पैसा, सही है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आपने क्या करना है, एम्प्लॉयज को किस तरीके से रिटेन करना है और उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किस तरीके से करनी है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस में याद है कैश इनफ्लो आउटफ्लो लिखा हुआ है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो। फिर आपने क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, और पेरोल वगैरह आपने सब चीजों को मैनेज करना है। लास्ट, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस मैनेजमेंट के फवाइद, सही है। लास्ट एंड द लीस्ट, ये वाला तो बिल्कुल फारिग है,
सही है, गिविंग योर कंपनी अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। भाई देखो, अगर तुम्हारे ऑपरेशंस मैनेजमेंट एफिशिएंट होंगे तो तुम्हारी कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। क्यों? जब तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस और तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बेहतर हो जाएगा तो कोई गुंजाइश नहीं बचती। सोचने वाली बात है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो मिलेगा ही। तुम परचेज सस्ते में सस्ता कर रहे हो, सही क्वांटिटी सही क्वालिटी में परचेज कर रहे हो। इसके अलावा तुम लोग जो है वो इसके अलावा जो है तुम प्रोडक्शन के लिए जो फैसिलिटी लेआउट सही इस्तेमाल कर रहे हो, प्रोडक्शन प्रोसेस सही इस्तेमाल कर रहे हो, कंटिन्यूअस प्रोसेस कर रहे हो, रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को अप्लाई कर रहे हो सही। उसके बाद जब तुम सेल्स करने के लिए जा रहे हो, तुम्हारा सप्लाई चेन जो है ना वो बिल्कुल टाइट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कंपेटिटिव एडवांटेज तो बनेगा ही। सही है, इंक्रीजिंग योर प्रॉफिटेबिलिटी। अभी हमने पढ़ा था, जब तुम्हारी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी तो कस्टमर ज्यादा परचेस करेगा, तुम्हें क्वांटिटी में भी प्रॉफिट मिल रहा है, तुमने कॉस्ट भी रिड्यूस की हुई है, लेबर और मटेरियल की, और एलिमिनेट कर दी और सारे एडिशनल कॉस्ट, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा प्रॉफिट तो इंक्रीज करेगा ही। सही है, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। अब वही तो एफिशिएंसी क्वालिटी। सही है, आगे बढ़ते। इंश्योर योर कंप्लाई विद द गवर्नमेंट रेगुलेशन। मालिक जब इतनी जगह ऑपरेशन मैनेजमेंट काम कर रहा है तो वो क्यों इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटी करेगा? तो वो रेगुलेशन से कंप्लाई भी कर लेगा। जहां वो हर चीज कर रहा है कि वो कर रहा है, प्रोक्योरमेंट भी देख लूं और प्रोडक्शन भी देख लूं, क्वालिटी भी देख लूं, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देगा इलीगल एक्टिविटी करके, तो वो तो गवर्नमेंट रेगुलेशन को तो फॉलो करेगा ही। इंक्रीज कस्टमर क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर बोलेगा वाह वाह मजेदार। आगे बढ़ते हैं। हेल्प इन वेस्ट रिडक्शन। सही है, तो जब तुम्हारे काम में एफिशिएंसी आएगी तो तुम क्या करोगे कि वेस्ट मटेरियल को कम, मतलब वेस्टेज कम करोगे। कि लेट सपोज अगर तुम जो है ना वो कह रहे हो कि यार मैं काम करता हूँ कि जानवर ज़िबा करके, सही है, इसके गोश्त का खाना बना लेता हूँ, इसकी खाल को पहन लूंगा मैं लेदर बना के, सही है, और इसकी जो हड्डियां हैं उसको मैं वो क्या करूंगा, पीस पीस के कैल्शियम की दवाइयां बना लूंगा, सही है। इसके अलावा हाँ, पेट्रोल लगता है मुझे नहीं पता, दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी। अगर हाँ अच्छा सही है भाई, ये तो मैं, ये मेरी नई चीज है। चलो तो तुम वो काम क्यों नहीं कर रही वाला? सही है, पाकिस्तान में कर्ज बोलेंगे मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, सही। हाँ समझ गया आप, माशाल्लाह। अभी मैं आपके लिए आगे मैं आगे बोलता हूँ, ठीक है। चल इंक्रीज टीम वर्क। सही है, यहाँ पे दोस्ती यारी बढ़ जाती है, मोहब्बत बढ़ जाती है और टीम वर्क बढ़ जाता है। बस 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 करो, चैप्टर खत्म करो बस फाइनली। वो नहीं, वो मीम टेम्पलेट है, बस कर दिया भाई, बस कर, सारे रो रहे होते हैं देख के। तो ये वहां पे यही वाला सीन हो चुका है। तो फाइनली चैप्टर नंबर 9 शुरू तो हो जाता है। वो तो इसमें तो और अच्छा भी नहीं है और वो ज्यादा भी पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं अगर आ गए तो। आई बिलीव और लेकिन ये उसमें कम से कम पढ़ने में कोई इंटरेस्ट तो था। ये तो ये वो चीज है कि इंटरेस्ट भी नहीं बना था। और चैप्टर 10 में तो और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें तुम लोगों में सिलाई कढ़ाई भी सिखाऊंगा उसमें। हाँ इसमें है सिलाई कढ़ाई, धागा कैसे बनाते हैं, धागे को पिरोजे कैसे हैं, कपड़े को मजबूत कैसे करते हैं, ब्लीचिंग कैसे करते हैं, सब बताऊंगा। उन्हीं कपड़ों पे रुआ उठता उसको जलाते कैसे हैं, बेफिक्र सारे कपड़े नए हो जाएंगे। सही है, दवाइयां कैसे बनाते हैं ये बताएंगे। हाँ और तुम बता रहे हो हड्डी वाला कैसे दवाई वो पेट्रोल बनता है, ठीक है। ये तुम कोर्स करवाओ पैसे लेकर। जी बोले सर ना आप वर्कशॉप रखेंगे ना हाँ सर फिर हमारा बताया ना पेपर की टाइम बनी नहीं बनी, मार्कशीट तो दिखाई नहीं। यार मुझे तो मुश्किल लगा, तुम दे पाओगे? कौन सा पेपर देने का सोचा है? पहले 3 था कि आपको और इंग्लिश के देना है, टाइमिंग तो मैंने दो देना तो दे दो, मसला नहीं। ट्राई करके देख लो, ट्राई करके देख लो। ट्राई मतलब अटेम्प्ट की ट्राई करके देख लो, लेकिन जब ट्राई कर रहे हो तो पेपर सही से पास करने का सोचो। ट्राई इन सेंस के रजिस्टर होता है या नहीं होता, उस टाइप की बात करो, ठीक है। पेपर को पास करने के लिए उसमें मत छोड़ना कि यार होगा नहीं होगा, वो तो करना ही है। सही है, वो तो इंशाल्लाह करना है, ठीक है। तो आज की क्लास को कॉल ऑफ करते हैं, ठीक है।